हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हमारा जो ये टेस्ट चल रहा था यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए, तो ये हमारा इनसाइट का टेस्ट पूरा चल रहा है। तो ये फर्स्ट टेस्ट है। इससे पहले हम लोगों ने जो 10 से लगाकर 14 तक टेस्ट हमने उधर सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो होम पेज है उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने इनसाइट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट टेस्ट पेपर का ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, आज इसका फोर्थ पार्ट है। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विजन पे आएंगे, ठीक है। तो विजन का हम लोग जो टेस्ट नंबर 28 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो था हमारा 75 तक तो हम लोगों ने इसमें देख लिया था। अब हम देखेंगे 25 क्वेश्चन इसमें जो 76 से 100 तक, ठीक है। तो उसको हम कंप्लीट यहाँ एनालिसिस करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा है इससे, तो यार प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। वरना यार मन करता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग उसको लाइक तक नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मतलब बुरा फील होता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं 26 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें 26 सॉरी 76 क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है। तो इसमें पेंगोंग त्सो झील के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक मीठे पानी की झील है। सेकेंड है कि यह झील पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। तो देखो ये अगर बात करें तो देखो ये भारत में पूर्ण रूप से स्थित नहीं है, क्योंकि इसमें क्या देखने को मिलेगा कि इसका लगभग 40% पार्ट जो है इंडिया में देखने को मिलेगा और 60% ये चाइना वाले में, जो ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये दोनों में है, इंडिया और चाइना दोनों में है। यहीं पे अभी बॉर्डर इशू हुआ था, ठीक है। तो चाइना इसको कैप्चर करना चाहता था इंडिया से, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ कंट्रोवर्सी वाली स्थिति पैदा हुई थी। तो इसीलिए ये न्यूज में थी। तो ये गलत है। और ये फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो खारे पानी की झील है, ना कि मीठे पानी की झील है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें निम्नलिखित में से किन यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। तो फर्स्ट है कि इब्न बतूता, सेकेंड है निकोलो डेकोंटी और अब्दुल रजाक। तो देखो ये तीनों जो यात्री थे ये विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने यात्रा की थी। इब्न बतूता जो था ये आपका मोरक्को का था, ठीक है। जो मोरक्को था, ठीक है। जो ये जो देखने को मिलेगा ये मोरक्को का था। और ये जो तुम्हारा अब्दुल रजाक था ये मतलब आपको फ्रांसीसी था। और ये जो निकोलो कोंटी था या विनीशियन था, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि देखो सोहन सोहन घाटी है, बेलन घाटी है, भीमबेटका है और डीडवाना है। तो इसमें अगर बात करें तो निम्न पुरापाषाण पाषाण काल की, तो इसमें देखो ये सोहन घाटी भी आपको मिलेगी, जो ये आपको देखने को मिलेगी वर्तमान समय में। अगर हम बात करें तो ये पंजाब में है, ठीक है। बेलन घाटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये भीमबेटका एमपी में है। और ये तुम्हारी डीडवाना की अगर बात करें तो ये राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो ये चारों घाटियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो इंडिया में ही स्थित थी। और ये पुरापाषाण काल की है तीनों, ठीक है। मतलब चारों की चारों। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें कहा गया है कि मध्यकालीन भारत में घुमतू समुदाय के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि जो भील थे सर्वप्रथम, जो भील थे सर्वाधिक महत्वपूर्ण घुमतू व्यापारी थे। सेकेंड है कि भीलों को की जो बड़ी जनजाति पश्चिम और उत्तर प्रदेश जो पश्चिम और मध्य भारत में विस्तृत थी। और थर्ड है कि जनजातियों ने मुगल साम्राज्य में मनसबदार के रूप में सेवा प्रदान की थी। तो देखो अगर बात करें इसमें तो इन लोगों ने मनसबदार के रूप में इन्होंने सेवा प्राप्त की थी, जो ये भील हुआ करते थे, ठीक है। और भीलों की जो सबसे बड़ी जनजाति आपको देखने को मिलेगी, इनका जो विस्तार है ये पश्चिम और मध्य प्रदेश, मध्य भाग में, भारत के मध्य भाग में, जैसे ये हमारा जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है और ये
राजस्थान वाले कुछ पार्ट में है, महाराष्ट्र में भी ये देखने को मिलेंगे और कुछ क्षेत्र में गुजरात में भी देखने को मिलेंगे। तो ये मध्य क्षेत्र में इनका विस्तार है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड एंड सेकंड सही है, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सबसे बड़े घुमतू व्यापारी नहीं थे। क्योंकि जो सबसे बड़े घुमतू व्यापारी देखने को मिलेंगे वो जो बंजारे होते हैं, उनको विश्व के सबसे बड़े घुमतू व्यापारी माना जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो 2 और 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। तो इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी यानी GPAI के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखो, इसका उद्देश्य नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए मानव अधिकारों एवं उसके जो सॉरी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब सही आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इनका उद्देश्य जो GPAI के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य नवाचार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए मानव अधिकारों और समावेश और विविधता के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी विकास को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन करना है। ठीक है, और सेकेंड है कि भारत इस भागीदारी में संस्थापक सदस्यों में से एक है और इसे पेरिस में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD में स्थित सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। तो देखो, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो GPAI का संबंध ही है जो ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे जो ये बात की जा रही है। तो ये मतलब नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और मानव के अधिकारों, समावेश और विविधता के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के उत्तरदायी विकास को प्रोत्साहित करने का मार्गदर्शन करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको फॉर्म किया गया है, मतलब बनाया गया है, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक है, और पेरिस में जो ये OECD है उसके द्वारा इसको सहायता प्रदान की जाएगी। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 81 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इस काल में तांबे और कांसे का उपयोग प्रारंभ हो गया था। सेकेंड है कि जो पाषाण काल के पाषाण के उपकरणों का उपयोग समाप्त हो गया था। तो देखो, ये गलत है। कोई चीज़ जो जैसे मतलब कोई नया रिफॉर्म आता है तो इतनी जल्दी वो पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। तो पाषाण काल के जो उपकरण थे वो कंटिन्यू रहे थे, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये कम पड़ने लगे थे, ये कह सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से उपयोग समाप्त हो गया था, तो ये कहना गलत है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। और इस समय तांबे और कांसे को गलाकर मतलब धातुओं का निर्माण किया जाता था, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, अस्त्र शस्त्र भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। तो इसमें ऋग्वेद के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि गौ यानी गाय शब्द का उल्लेख 176 बार किया गया है और किसी अन्य जंतु का उल्लेख इतनी बार नहीं किया गया है। और सेकेंड है कि वैदिक कालीन लोग प्रायः प्रजा अर्थात जो बच्चे होते थे, बच्चों और पशु यानी मवेशियों के लिए प्रार्थना करते थे। तो देखो, वैदिक कालीन लोग क्या करते थे, बच्चों और मतलब प्रजा जो थी उनको बच्चे मानते थे, जो वहाँ के जो पूज्य लोग होते थे, जो बड़े लोग होते थे। ठीक है, जो पूर्वज होते थे। ठीक है, जो मतलब उम्र में सबसे बड़े होते थे वो लोग इनको बच्चे मानते थे, अपनी प्रजा मानते थे। ठीक है, और ये मवेशियों की मतलब पूजा करते थे, इन लोगों के लिए प्रार्थना किया करते थे। तो ये तो हमारा सही है। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 176 बार जो गाय के बारे में बात की गई तो नहीं, ये गलत है। इसमें क्या था कि जो अश्व था, सबसे ज़्यादा अश्व का 212 बार 200 जो है 15 बार अश्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये अश्व का उल्लेख किया है, सबसे ज़्यादा बार किया गया है, ना कि गाय का। तो ये हमारा गलत है। तो बी वाला ऑप्शन इसका केवल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें कहा गया कि भक्ति संत रामानंद के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि उन्होंने भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम और भक्ति के सिद्धांत पर आधारित अपने जो संप्रदाय की स्थापना की थी। सेकेंड है कि उन्होंने ईश्वर के समक्ष समानता का उपदेश दिया था और वे भक्ति संत कबीर के शिष्य थे। तो ये तो गलत है भाई, तो क्योंकि ये जो रामानंद थे, रामानंद के शिष्य कबीर हुआ करते थे, ना कि कबीर के रामानंद। ठीक है, और इन्होंने जो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना भी की थी। और ये जो राम और सीता की भक्ति पर आधारित सिद्धांत को स्थापित किया था, ना कि कृष्ण और राधा के। ठीक है, तो ये भी गलत है। लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उन्होंने
ईश्वर के समक्ष समानता का उपदेश दिया था। तो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। तो इसमें आवश्यक वस्तु संशोधन आदेश 2020 के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि आदेश या प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार कुछ कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही नियंत्रित कर सकती है। सेकेंड है कि अध्यादेश यह निर्धारित करता है कि कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं पर किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करना मूल्य वृद्धि पर आधारित होना चाहिए। और थर्ड है कि खाद्य पदार्थों के निगमन और स्टॉक सीमा को लागू करने संबंधी अध्यादेश के प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित किसी भी सरकारी आदेश पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें कि जो आवश्यक वस्तु एवं जो संशोधन आदेश 2020 था, अध्यादेश 2020, तो इसमें देखो यही प्रोविज़न किए गए थे इसमें, क्योंकि इसमें ये फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, थर्ड और सेकंड तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि यह ये प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रतिबंध लगा सकती है। और इसके द्वारा जो ये निर्दिष्ट वस्तुएं, कुछ मतलब निर्दिष्ट वस्तुएं होंगी जो किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करना, जैसे मूल्य वृद्धि किसी चीज़ की हो रही है तो उस पर ये मतलब चीज़ें उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती हैं और उसको स्टॉक के मतलब उसको निकालने के लिए भी बाध्य कर सकती हैं। ठीक है, और ये स्टॉक सीमा को लागू संबंधी जो मतलब जैसे कोई नहीं आता है, जैसे कालाबाजारी होने लगती है, जैसे कभी कभी क्या देखा जाता है कि प्याज की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब बहुत तेज़ी से उसके प्राइस बढ़ने लगते हैं, 100 रुपये किलो तक। पिछली बार की अगर बात की जाए तो 100 रुपये किलो तक भी ये प्याज बिका हुआ था। तो मतलब लोग उसको रोकने लगते हैं, स्टॉक करने लगते हैं, उसको बाहर नहीं निकालते, इसीलिए जो प्राइस बढ़ने लगते हैं। तो उसी को नियंत्रित करने के लिए ये कहा जा रहा है कि एक सीमा तक ही आप स्टॉक रख सकते हैं, उसके उसके उससे ज़्यादा आपको स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। तो यही सब इसमें बात की जा रही है। ठीक है, और ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लक्षित जो ये टारगेटेड जो पीडीएस सिस्टम होता है, इससे संबंधित भी सरकारी आदेश पर लागू नहीं होंगे। मतलब पीडीएस जो सिस्टम के अंतर्गत जो ये नियम और स्टॉक की सीमा होती है, ये इस पे लागू नहीं होंगे, तो ये उसको बाहर रखा गया इससे। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 85 क्वेश्चन नंबर। तो गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो फर्स्ट है कि पर्ण, बी है हमारा कर्षण, कर्षपण, और ये दीनार है और रूपक है। तो देखो गुप्तों द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे इन्हें रूपक कहते थे। ठीक है, इन्हें रूपक कहते थे जो गुप्तों के द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे। ठीक है, और ये अगर इसकी बात करें तो ये 32 से 36 ग्रेन का हुआ करता था। ठीक है, और जो ये जो तुम्हारे दिल्ली सल्तनत में जो सोने के सिक्के जारी किए जाते थे उन्हें जो है टंका कहते थे, और इसका जो वेट होता था 67 ग्रेन होता था। ठीक है, तो ये इससे कभी कभी मिलान करने के लिए भी पूछ लिए जाते हैं, और पिछली बार तो यूपीएससी में कई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 86। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में बैरम खां ने उनके राज्य संरक्षक के रूप में काम किया था। सेकेंड है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जजिया को समाप्त किया था। और थर्ड है कि अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए नवीन धर्म दीन ए इलाही को उसके शासनकाल के दौरान व्यापक रूप से पालन किया गया था। तो देखो ये गलत है थर्ड वाला स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि अकबर ने इसको स्टार्ट किया था, जो ये दीन ए इलाही था इसे 1582 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन जब अकबर की मृत्यु हो गई थी तो इसको मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि अकबर ने इसे मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया था। ये एक नया धर्म इन्होंने स्टार्ट किया था अकबर ने। ठीक है, और इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया था। और इसके अगर अनुयायियों की बात करें तो केवल 13 अनुयायी इसमें थे, और उसमें के जो हिंदू एक अनुयायी थे वो बीरबल थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये मतलब बाद में जब अकबर की मृत्यु हो गई थी तो मतलब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो ये तो हमारा गलत है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो अकबर ने तीर्थ कर और जजिया कर को समाप्त किया था, और ये बैरम खां उनके जो आरंभिक काल में, क्योंकि ये छोटे थे शायद 13 या 14 वर्ष के थे, तो इसीलिए उनको संरक्षक का मतलब दर्जा दिया गया था बैरम खां को। तो हमारा ये एक और दो स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है 87। तो इसमें कहा गया कि भक्ति संत तुकाराम के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि वे निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे।
सेकेंड है कि वे संत एकनाथ और राम दास के समकालीन थे और उन्होंने मराठी में अपने अभंग लिखे थे। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही है तुकाराम से संबंधित, क्योंकि वे निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। संत वे मतलब एकनाथ और रामदास के समकालीन थे और उन्होंने मराठी भाषा में, क्योंकि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, ठीक है, वर्तमान में जो महाराष्ट्र है वहीं से बिलोंग करते थे, तो ये मतलब मराठी में इन्होंने अपने अभंग अभंग लिखे थे। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। और देखो ये हिस्ट्री का जो चल रहा है हमारा, तो हिस्ट्री के ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो हिस्ट्री का है, अगला जो भी टेस्ट होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 88 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि लघु वनोपज यानी लघु MFP लघु वनोपज के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसे वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। सेकेंड है कि हाल ही में बांस को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत लघु वनोपज की जो श्रेणी से हटाकर पेड़ों की श्रेणी में ले जाया गया है। तो ये गलत है। इसे देखो जो ये मतलब पहले पेड़ों की कैटेगरी में रखा गया था जो बांस और बेंत हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब इसमें संशोधन किया गया तो इसमें क्या किया गया है, 1927 का जो एक्ट था भारतीय वन अधिनियम, तो इसमें इसे पेड़ों की कैटेगरी से हटा दिया गया, ठीक है, ताकि इस पे जो है कोई प्रतिबंध ना रहे, और ये मतलब उसका लघु वनोपज के अंतर्गत उसको परिभाषित कर दिया था। और ये लघु वनोपज की परिभाषा आर्टिकल 19 जो मतलब वन अधिनियम 1927 है, इसी में उसका प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड गलत है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मुगलों की दक्कन नीति सर्वप्रथम औरंगजेब के शासनकाल में विकसित की गई थी। सेकेंड है कि जहांगीर के निधन के बाद नूरजहां ने अल्पकाल के लिए सत्ता संभाली थी। और थर्ड है कि दक्कन क्षेत्र के रणनीतिक क्षेत्रों को विजित करने में राजा टोडरमल ने मुगलों की सहायता की थी। तो देखो ये गलत है, राजा टोडरमल ने कहीं भी अभियान नहीं किया था ऐसा मतलब दक्षिण भारत में, क्योंकि ये मतलब मुख्य रूप से जो राजस्व विभाग था उसके प्रमुख हुआ करते थे। राजस्व व्यवस्था का इन्होंने अकबर के शासनकाल में जो सुदृढ़ीकरण किया था, उसको सुधारा था। इन्होंने एक मतलब दहसाला प्रथा स्टार्ट की थी, ठीक है, जो राजस्व को मतलब बहुत अच्छे से व्यवस्थित करती थी, ठीक है। तो ये उनसे संबंधित नहीं थे, तो ये हमारा गलत है। और नूरजहां ने भी कभी भी कोई मुग़ल शासन का जो है कभी भी इन्होंने अपने हाथ में सत्ता नहीं संभाली है। इनको जब जहांगीर की मृत्यु हो गई थी तब इन्हें क्या किया गया था कि इन्हें पेंशन दी गई थी। पेंशन पे इन्हें रखने मतलब पेंशन इनको प्रत्येक मतलब इनको पेंशन दी जाती थी, पेंशन के रूप में इन्हें रखा गया था, ना कि इनको सत्ता दी गई थी। तो ये हमारा गलत है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी गलत है, क्योंकि औरंगजेब में जो है फर्स्ट नीति जो दक्कन की जो प्रथम नीति जारी नहीं की थी, ये अकबर ने की थी, ठीक है। अकबर ने सबसे पहले जो दक्कन दक्षिण भारत में जो दक्कन वाला क्षेत्र है वहाँ पे अभियान चलाए थे, ठीक है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी वाला सही हो गया, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्य संस्कृत की सामग्री और अन्य पहलुओं का पुनर्निर्माण करने में हमारी सहायता करता है। तो देखो ऋग्वेद है, जेंदा अवेस्ता है, और होमर का इलियट और ओडिसी है, ठीक है। तो देखो तीनों ये आपको देखने को मिलेंगे जो ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, जेंदा अवेस्ता और ये होमर का इलियट और ओडिसी, ये तीनों के तीनों जो हैं ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ आर्य संस्कृत की सामग्री और अन्य पहलुओं का पुनर्निर्माण करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब जो संस्कृत है पहले जो हुआ करती थी उसके बारे में विशिष्ट मतलब विशेष चर्चा मतलब उसमें की गई है, मतलब उसको डिटेल में लिखा गया है उसमें, इसीलिए बात की जा रही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें कहा गया कि औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भाग और अन्य मादक पदार्थों की कृषि और उपयोग पर प्रतिबंध था। सेकेंड है कि उसने दशहरे का उत्सव मनाना समाप्त कर दिया था, और शाही खगोलविदों और ज्योतिषियों को सेवा से मुक्त कर दिया था।
तो देखो जो औरंगजेब था ये मुग़ल सल्तनत में आया बहुत ही निरंकुश शासक था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मतलब निरंकुश था। इसने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे और इसने जजिया को भी पुनः स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये खगोल शास्त्री और खगोलविद थे, इनको सेवा मुक्त कर दिया था, ठीक है। और ये दशहरे का जो उत्सव होता था उसको मनाने से इसने मना कर दिया था। और जो ये भांग एवं अन्य मादक पदार्थ हुआ करते थे, ठीक है, तो इनके बारे में इनको भी जो है इसने जो बात करें इसने मतलब दशहरे को मनाने से समाप्त मतलब इसको मनाने से इनकार कर दिया था और खगोलविदों की छुट्टी कर दी थी, ठीक है। और भांग और अन्य मादक पदार्थों और कृषि वाले जो उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। इवन इसने तो संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता था कि अगर किसी कोई संगीत सुनाई पड़ जाता था तो ये मतलब उनको दीवारों में ऐसे करके चुनवा देता था, ऐसा कुछ प्रोविज़न था, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ये सारे प्रतिबंध इसके द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट है हमारा 92। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जेट जीरो परिषद की शुरुआत की है। तो भारत है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है और ऑस्ट्रेलिया है। तो देखो ये अगर बात करें कि जेट जीरो की परिषद की स्थापना की तो ये यूनाइटेड किंगडम ने की थी, मतलब अभी हाल ही में की है। और ये क्यों की है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज जो पर्यावरण है और पर्यावरण से निपटने के लिए इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। और इसमें इन्होंने किया क्या है प्रोविज़न की जो मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, इन्होंने इसके क्लाइमेट चेंज के लिए 350 मिलियन जो पाउंड रखे हैं जो विमानन उत्सर्जन के लिए और इंडस्ट्री उत्सर्जन के लिए, तो इसको कंट्रोल करने की इन्होंने बात की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 93। तो इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो श्री राम राय या श्री रंग थर्ड और कृष्ण देव राय और वेंकट सेकेंड। तो इसमें अगर बात करें तो ये रंग राय थर्ड ये अंतिम शासक था विजयनगर साम्राज्य का। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो हरिहर और बुक्का ने मिलकर 1937 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1937 नहीं, सॉरी 1337 में नहीं, 1537 आई गेस, मुझे दिमाग से निकल गया मेरे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मतलब कितना है। 37 तो याद आ रहा है, 1500 है या 1300 है यार, मतलब दिमाग से ही निकल गया है। चलो याद आएगा बता दूंगा यार, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 94। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कश्मीरी नवपाषाण संस्कृत की विशेषता है। तो फर्स्ट है कि आवास युक्त गड्ढे और लघु पाषाणों की पूर्ण अनुपस्थिति और अस्थि के उपकरणों का उपयोग। तो देखो ये जो कश्मीरी नवपाषाण संस्कृत की विशेषताओं में बात करें तो ये तीनों विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आवास युक्त जो गर्तावास मिले हैं वहाँ पे आवास के लिए, ठीक है। और ये लघु पाषाण काल की जो अनुपस्थिति देखने को मिलती है वहाँ पे जो पूर्ण अनुपस्थिति है, और अस्थि के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 95। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि तुकाराम पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, और सेकेंड है कि सूरदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो सूरदास थे ये मुगल सम्राट जो सूरदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। और इन्हें जो है उस समय जो अकबर काल में इन्हें जो है आगरा का अंधा कवि के नाम से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, ठीक है। लेकिन ये जो तुकाराम ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक नहीं थे, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की थी और उसके अनुयायी थे ये सूरदास, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, तो सेकेंड वाला बी वाला ऑप्शन इसका केवल सही है, फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट है हमारा 96। तो इसमें हाल ही में समाचारों में रहने वाला अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया गया था। तो फर्स्ट है कि सूर्य मंदिर कोणार्क, बी है कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, और सी है कि विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, और शोर मंदिर ममल्लापुरम, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये कामाख्या मंदिर है, ठीक है, गुवाहाटी असम में, ठीक है। वहीं पे ये अम्बुबाची मेला जो है आयोजित किया जाता है, और ये वार्षिक उत्सव होता है, हर साल आयोजित किया जाता है।
और कामाख्या मंदिर तो फेमस ही है, वहाँ मतलब योनि की पूजा होती है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस है उसी के लिए। जो स्त्रियों और बच्चों या गर्ल्स की जो मतलब वो मासिक धर्म वाली स्थिति होती है, उसी से संबंधित ये जागरूकता बढ़ाने के लिए ये इसमें बात की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। तो इसमें मध्य पाषाण काल के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि जो मध्य पाषाण कालीन लोग शिकार, मछली पकड़ने और भोजन एकत्र करने पर जीवित रहते थे और वे पशुपालन नहीं करते थे। सेकेंड है कि राजस्थान के बागौर में एक विशिष्ट लघु पाषाणिक उद्योग था। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राजस्थान के बागौर में एक विशिष्ट लघु पाषाणिक उद्योग था, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन फर्स्ट वाला हमारा गलत है, क्योंकि जो मध्य पाषाणिक लोग थे ये शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, भोजन एकत्र करते थे। ठीक है, तो इन पे ये जीवित रहते थे और इस समय इन्होंने पशुपालन करना भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। तो हमारा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सेकेंड सही है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। तो इसमें विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि मंदिर परिषद में अलंकृत स्तंभों के साथ लंबे राय गोपुरम और कल्याण मंडप का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। सेकेंड है कि निर्यात की मुख्य वस्तुएं सोना चांदी और हीरे थे। और थर्ड है कि एक महान संस्कृत और तेलुगु साहित्य का विकास हुआ था। देखो विजयनगर साम्राज्य को जो है कृष्ण देवराय थे, उनको ये मतलब संस्कृत और साहित्य का जो स्वर्ण काल बोला जाता है। तो ये तो हमारा सेकेंड थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि इसमें जो सोना चांदी और हीरे का निर्यात नहीं किया जाता था। इसमें सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र थे, चावल थे और तुम्हारा ये जो नमक था, चीनी था, तो इन चीज़ों का और मसाले, तो इन चीज़ों का वहाँ पे निर्यात किया जाता था। तो ये गलत है हमारा। ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि इसमें क्या था, अलंकृत स्तंभों और लंबे राय गोपुरम और जो कल्याण मंडप का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। तो विजयनगर साम्राज्य में इन चीज़ों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ था। तो ये एक और तीन स्टेटमेंट इसमें सही है, लेकिन सेकेंड वाला गलत है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि पेरियारपुरम में 7 से 8वीं शताब्दी के 3 सबसे प्रख्यात तमिल कवि संबंदर, अप्पार और सुंदरर की रचनाएं हैं। और सेकंड है कि सेक्की झर द्वारा लिखित थेवरम में 63 नैनारों की कहानियों का वर्णन किया गया है। तो देखो ये गलत स्टेटमेंट, दोनों इनको अपोजिट कर दिया गया है, क्योंकि जो ये थेवरम थे, ठीक है, थेवरम के 3 नैनार जो थे, ठीक है, जो ये थेवरम थे, ठीक है, थेवरम के ये 3 नैनार थे, नैनार कवि थे, जो समंदरम, अप्पर और सुंदरम थे। ठीक है, तो ये उनकी रचनाएं हैं, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है। और जो ये तुम्हारे जो पेरियापुरम थे, ठीक है, पेरियापुरम, ये सेक्खी झर द्वारा लिखित एक मतलब रचना है, जिसमें जो है 63 नैनारों की कहानियों का वर्णन किया गया है। तो इसको अपोजिट कर दिया गया, ये वर्ड यहाँ आएगा और यहाँ का वर्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता किया है, हस्ताक्षर किए हैं। तो ए ऑप्शन ए है हमारा कि रूस है, भारत है और सऊदी अरब है, जापान है। तो देखो अगर आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इंडिया कर चुका है, ठीक है, जापान भी कर चुका है, लेकिन सऊदी अरब और ये रसिया ने नहीं किया है इसके साथ, तो ये गलत हैं। तो हमारा 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसके साथ साथ अगर बोले तो ये 6 कंट्री हैं जिसने आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसमें देखो पहला भारत हो गया, जापान हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा साउथ कोरिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो ये मतलब 4 न्यूजीलैंड, ठीक है, तो ये मतलब 6 कंट्री आपको देखने को मिलेंगी, इनके द्वारा इसमें मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में साइन कर लिया गया है। ठीक है, तो
बताइएगा आसियान के बारे में कि ये कब संगठन बना और इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो उनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसको कई बार हम यार आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों को आने ही चाहिए, ठीक है। तो और नॉर्मल है, बेसिक हैं, ये चीज़ें तो सभी को आती हैं यार। अब तो कक्षा 6 का भी बच्चा होगा वो भी बता देगा यार कि मतलब आसियान क्या होता है, ये क्या है, फलाना है, क्या ढिमाका है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो आते ही रहते हैं। और पॉलिटी का मैं फुल रिवीजन वीडियो लाने वाला हूँ, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो 2-4 दिन में मैं शुरू करने वाला हूँ उसको, थोड़ा सा टाइम मिले उसी के गैप में मैं स्टार्ट करूँगा। तो उसमें पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, जो पॉलिटी का प्रीलिम्स का, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा, 5-6 घंटे लगभग लगेंगे और पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग रिवाइज़ करेंगे, और हो सकेगा तो हिस्ट्री का, जो प्रीलिम्स के पहले पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी चारों का मैं ले आऊँगा। और जो भी होगा आगे जितना भी हो सकेगा उतना मैं प्रीलिम्स के पहले सबका सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करवाऊँगा। जो पॉइंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं ना, मतलब टॉपिक वाइज उसको कवर करेंगे, और उसमें जो मेन मेन पॉइंट होते हैं हर टॉपिक के, उस हिसाब से उसको मैं क्वेश्चन को, मतलब उस हिसाब से सब्जेक्ट को डिस्कस करूँगा। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और अपना पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में।